बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मेयरेबल फंक्शन जो था उसकी बात की थी। फिर हमने किसी फंक्शन के जो था पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट की बात की थी। फिर मेयरेबल फंक्शन के लिए हमने कुछ रिजल्ट्स किए थे कि उनके सम, डिफरेंस, स्केयर डिफरेंस और प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और फिर फंक्शन मेयरेबल फंक्शन प्लस सम स्केलर सी। एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि मेयरेबल है, तो उसके लिए एफ प्लस सी जो है वो मेयरेबल होगा, सी एफ मेयरेबल होगा, सी जो है कोई साथ स्केलर था। तो आज हम उस रिजल्ट से आगे जो है वो पढ़ते हैं। ये आपका प्रीवियस रिजल्ट था कि अगर आपके पास एफ एंड जी जो है टू रियल वैल्यूड मेयरेबल फंक्शंस हैं, तो आपके पास डिफाइंड ऑन द सेम मेयरेबल डोमेन डी, तो आपके पास ये सारे जो थे मेयरेबल थे, जिसमें ये वाला जो था वो ग्रेटर ऑफ बोथ एफ एंड जी, एंड ये था स्मॉलर ऑफ द बोथ एंड एफ मॉड। ये सारों को आपने मेयरेबल प्रूव किया था। आज जो है हम उससे नेक्स्ट देखते हैं। जी, इससे नेक्स्ट ये है कि इट इज़ नेचुरल टू सीक जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरम 1.6 टू द एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस। उसमें आपके पास सिंपली जो थ्योरम आपने 1.6 किया था उसमें रियल वैल्यूड फंक्शंस थे, एक्सटेंडेड नहीं थे। तो एक्सटेंडेड में अब कुछ मसाइल हैं जो यहाँ पे आप हल करेंगे। ऑल द रिजल्ट्स इन इट होल्ड फॉर एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस except when f plus g is not defined, where f is equal to plus infinity and g is equal to negative infinity, or g f is equal to negative infinity and g is positive infinity. सेम कंसर्न्स जी माइनस एफ। तो इस सूरत में आपके पास मसाइल हो सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स जो हैं वो सेम है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा जो है प्रोसीड करते हैं। थ्योरम 1.7 है, लेट एफ बी an extended real valued function defined on D, and let A be a measurable subset of D, then restriction of f to A is also measurable. कि अगर आपके पास f जो है कोई extended real valued function है और D के ऊपर डिफाइंड है और उसका कोई measurable subset है आपके पास A D का, तो आपके पास अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए f को ए के ऊपर तो भी मेजरेबल होगा। तो उसके लिए उसने अब ए के ऊपर मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए उसने ये सेट बनाया है। जैसे आप डेफिनेशन जो है इसकी क्लासिकल लगाते हैं कि मेजरेबल फंक्शन से क्या मुराद है, इफ़ फॉर ईच अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ाज जो है उन एक्स का अगर सेट बनाया जाए इस सेट ए में से लेके, तो अगर ये वाला सेट जो है ये मेजरेबल हो तो आपका फंक्शन एफ जो है वो मेजरेबल होगा। तो अब एफ की मेजरेबिलिटी जो है उसको ए पे चेक करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड टू ए, तो उसके लिए उसने ये सेट जो है बनाया है कि x फ्रॉम ए सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा। तो उसके लिए ये अब कंटेन्ड है x फ्रॉम d बिकॉज d इज सुपर सेट ऑफ a। तो इसमें ज़्यादा x आएंगे, हो सकता है उतना ही हो या ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन a फॉर ईच रियल नंबर अल्फ़ा। कोई भी रियल नंबर अल्फ़ा लेके आए, इन दो सेट्स के बिटवीन यही रिलेशनशिप होगा। और रीज़न क्या है, बिकॉज a इज़ अ मेजरेबल सबसेट ऑफ d। तो इस तरह से अगर आप ये सेट बनाते हैं x फ्रॉम a f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, इट इज़ इक्वल टू a इंटरसेक्शन दिस सेट। a का इंटरसेक्शन इस सेट के साथ अगर आप लेंगे तो एज अ रिजल्ट आपके पास यही छोटा सेट बच जाएगा। तो अब आपके पास a इज़ अ मेजरेबल सबसेट ऑफ d। अब f जो था वो मेजरेबल था, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन था, ठीक है, और मेजरेबल था, तो उसके लिए ये सेट मेजरेबल था। तो अब आपके पास ये दो मेजरेबल सेट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो भी मेजरेबल होगा। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ f टू a, कि अगर f को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए a के ऊपर, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो वो भी मेजरेबल होगा। ओके, नेक्स्ट इसकी क्रॉलरी है 1.8। Let D and E be measurable sets and f is a function with the domain union of these two sets. D and E itself, these sets are measurable, and uh, domain जो है उन दो का यूनियन है। f is a function with domain D union E. Then f is measurable if and only if restrictions to D and E of f are measurable। कि f जो है जिसकी डोमेन इन दो मेजरेबल सेट्स का यूनियन है,
वो मेजरेबल होगा अगर इस पूरी डोमेन के ऊपर देखा जाए, अगर उसकी रिस्ट्रिक्शन डी के ऊपर और उसकी रिस्ट्रिक्शन ई के ऊपर सेपरेटली जो है मेजरेबल हो। तो इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है, कन्वर्स भी ट्रू है। तो अज्यूम कर लें कि एफ इज़ मेजरेबल ऑन डी एंड ई, तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसको आपने मेजरेबल ले लिया है कि एफ को अगर डी के ऊपर जो है स्टडी करें तो भी मेजरेबल है, एफ को अगर ई के ऊपर स्टडी किया जाए तो भी मेजरेबल है। तो यहाँ से अगर आप ये वाला सेट बनाते हैं, x फ्रॉम द बिगर डोमेन d यूनियन e सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा, और ये आपका वही कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। तो बेसिकली ये इन दो जो है यूनियंस, इन सेट्स का यूनियन है कि x फ्रॉम d such that f of x is greater than alpha union x from e such that f of x is greater than alpha। ये रिस्ट्रिक्शन मेजरेबल थी, ये भी रिस्ट्रिक्शन मेजरेबल थी। तो अब मेजरेबिलिटी की वजह से ये दोनों सेट्स का यूनियन भी मेजरेबल होगा, तो एज अ रिजल्ट दिस सेट इज़ मेजरेबल। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास रिस्ट्रिक्शंस मेजरेबल हैं तो एफ इस बड़ी डोमेन डी यूनियन ई जो है इसके ऊपर भी मेजरेबल होगा। ऐसे आप कन्वर्सली सपोज दैट एफ इज़ मेजरेबल ऑन डी यूनियन ई। तो अब आपका प्रीवियस रिजल्ट जो है आपके पास ये था कि अगर आपके पास डी के ऊपर मेजरेबल है और उसका कोई मेजरेबल सबसेट है ए, तो रिस्ट्रिक्शन जो है वो मेजरेबल होगी। तो यहाँ भी अब आपके पास डी यूनियन ई के ऊपर अगर आपका एफ मेजरेबल है और ये उसके मेजरेबल सबसेट्स हैं डी और ई, तो अगर इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा डी के ऊपर या ई के ऊपर, तो ये प्रीवियस रिजल्ट आपको गारंटी करेगा कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो है ये मेजरेबल होंगे। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास थ्योरम है 1.9। Let f be a function with measurable domain D, then f is measurable if and only if the function, ये एक फंक्शन उसने डिफाइन किया, g of x is same as f of x if x belongs to D। ठीक है जी। ये डोमेन जो थी, मेजरेबल डोमेन जो थी f की d थी, इसके ऊपर नया फंक्शन जो है वो वही है f of x, और ये बेसिकली इसको एक्सटेंड कर दिया है कि आपके पास g of x इज इक्वल टू 0 इफ़ x डज नॉट बिलोंग टू d। ये d के ऊपर g वही है, यानी कि बेसिकली f जो है वो रिस्ट्रिक्शन है g की, और g जो है वो एक्सटेंशन है f की, कि x f की डोमेन के ऊपर g वही है और उस डोमेन से बाहर जो है वो g ज़ीरो है। तो अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन है तो आपके पास f इज़ मेजरेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ इस इट्स एक्सटेंशन इज़ मेजरेबल। एक्सटेंशन मेजरेबल होगी तो उसकी रिस्ट्रिक्शन भी मेजरेबल होगी, और अगर रिस्ट्रिक्शन मेजरेबल है तो उसकी एक्सटेंशन भी मेजरेबल होगी। ठीक है। एक्सटेंड इस तरह से किया है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 अगर आपकी डी से बाहर से कोई आप उसको प्री इमेज देते हैं। ओके जी। फॉर एक्स इन डी, डी के ऊपर जनाब एक्स जो है अगर आप लेते हैं तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड f is given to be measurable on D, thus g is measurable on D। तो g जो है जब उसको D के ऊपर देखा जाता है तो वो भी measurable होगा। ठीक है जी, क्योंकि वो f ही है D के ऊपर और measurable है। तो जब आप g को रिस्ट्रिक्ट करते हैं D के ऊपर तो उसकी रिस्ट्रिक्शन बनाते हैं तो वो f बन जाती है which is measurable on D। ओके जी। अब बाकी जो रह गए इन केस x does not belongs to D, कि x डज नॉट बिलोंग टू डी, कि x d में से नहीं है, तो फिर क्या होगा, g ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमेशा से आपने इसको प्रूव किया और इसको पढ़ सकते हैं पीछे जाके कि वो मेजरेबल है। तो इस तरह से आपके पास g ऑफ x जो है वो मेजरेबल होगा, जो कि एक्सटेंशन है f की, इस तरह से कि g ऑफ x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज आउटसाइड फ्रॉम द डोमेन d ऑफ f। ओके जी। कन्वर्सली लेट g बी अ मेजरेबल फंक्शन, g जो है ये एक मेजरेबल फंक्शन है, तो ऑफ कोर्स आपने पुराना रिजल्ट लगा देना है कि जब g को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे d के ऊपर और वो f बन जाता है तो वो भी मेजरेबल होगा, कि मेजरेबल फंक्शन जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन टू अ मेजरेबल सबसेट ऑफ डोमेन जो है वो भी मेजरेबल होती है। तो ये आपके पास आ गया। ओके, नेक्स्ट थ्योरम जो है 1.10 है, उसको देखते हैं। लेट f बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन विद मेजरेबल डोमेन d and let d1 is x from d such that f of x is equal to plus infinity, और d2 जो है वो सेट है x such that f of x is equal to negative infinity, then f is measurable if and only if these two sets d1 and d2 are measurable and the restriction of f to the remaining
यानी कि डी में से ये दो सेट्स निकाल दिए जाएं अगर, D1 यूनियन D2, तो जो उसकी रिस्ट्रिक्शन बाकी की छोटी डोमेन जो है जो डी में से ये निकालने के बाद अगर उसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो मेजरेबल हो, तो आपके पास फिर आपका जो f जो है जो कि एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है विद डोमेन डी, तो वो मेजरेबल होगा। ठीक है जी। उसमें से उसने डोमेन के अंदर से उसने दो पार्ट्स ऐसे बनाए हैं, एक D1 जिसके ऊपर वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी बना के दे रहा है, एक D2 है जिसके ऊपर वो आपका एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन जो है आपको नेगेटिव इन्फिनिटी दे रहा है, और देन f इज़ मेजरेबल। तो अब इफ़ एंड ओनली इसके साथ है देन दैट f विल बी मेजरेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ ये दो सेट्स जो हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी बना के दे रहा है ये मेजरेबल हैं, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ f टू द रिमेनिंग पार्ट यानी कि d माइनस D1 यूनियन D2 वो मेजरेबल है। अगर ऐसा है, अगर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं कि D1 एंड D2 आर मेजरेबल एंड रिस्ट्रिक्शन इज़ मेजरेबल, तो f मेजरेबल है होगा, और अगर f मेजरेबल है तो ये दोनों चीज़ें होंगी। ओके जी, लेट f भी मेजरेबल, आप f को मेजरेबल लेते हैं और अब आप ये दो चीज़ें प्रूव करते हैं कि D1 और D2 जो है वो मेजरेबल है और f की रिस्ट्रिक्शन टू D मेजरेबल है। ठीक है जी। सबसे पहले तो अगर f जो है मेजरेबल है तो रिस्ट्रिक्शन वाला तो आपका रिजल्ट पहले से है। ठीक है जी, कि रिस्ट्रिक्शन इज़ मेजरेबल, वो आपने रिजल्ट जो है वो प्रूव किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई मेजरेबल सेट के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए किसी मेजरेबल फंक्शन को तो वो मेजरेबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि ये मेजरेबल सेट डी है। ठीक है जी। तो ये आपने डी के ऊपर स्ट्रिक्ट डी माइनस D1 यूनियन D2 के ऊपर स्ट्रिक्ट कर दिया एफ को। ओके जी, देखते हैं लेट एफ बी अ मेजरेबल फंक्शन ऑन डी। ओके, देन आपके पास ये रिजल्ट है 1.2, उसमें आपके पास D1 एंड D2 आर मेजरेबल सेट्स। जी, ये रिजल्ट है जो वहाँ पे आपने यूज़ किया है कि फॉर एनी एक्सटेंडेड रियल नंबर अल्फ़ा एफ अगर मेजरेबल है तो आपके पास ये वाला सेट जो है ये भी मेजरेबल होगा। तो इसको आपने बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया है कि आपके पास अगर जो है आप लेते हैं जी एफ इज़ मेजरेबल, तो ये था कि अगर आपके पास एफ इज़ मेजरेबल ऑन डी, तो आपके पास ये सेट जो है D1 एंड D2, D1 क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड रियल नंबर आपने लगाया हुआ था उसी रिजल्ट में, अगर आप दोबारा से देखें ये है आपका रिजल्ट। ठीक है जी, कि इन चारों में से कोई भी अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है तो आपके पास बेसिकली चारों इक्वलेंट है, और फिफ्थ जो है इनमें से किसी एक के साथ जो है इम्प्लाई कर सकती है, इनमें से कोई भी एक होल्ड करती हो तो फिफ्थ वाली ट्रू होगी कि x such that f of x is equal to alpha, this is a measurable set for each extended real number alpha। तो इसको आपने यहाँ पे यूज़ किया है कि ये वाला आपके पास f मेजरेबल होने की वजह से ये जो है यहाँ पे एक्सटेंडेड रियल नंबर आपने लगा दिया, ये भी मेजरेबल हो गया, ऐसे ही ये मेजरेबल हो गया। तो अब आपके पास दोनों चीज़ें पुराने रिजल्ट से आ गई हैं कि D1 और D2 भी मेजरेबल हैं और रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी मेजरेबल है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसमें उसने साथ एक नोट दे दिया, इसमें हम देख लें कि ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट है डी में से D1 यूनियन D2 का इज़ द मेजरेबल सबसेट ऑफ डी। ओके जी, कन्वर्सली द मेजरेबिलिटी ऑफ एफ जो है अब आपने एस्टेब्लिश करनी है कि एफ इज़ मेजरेबल अगर ये दो कंडीशंस जो हैं वो होल्ड करती हैं। ओके जी, अब एफ जो है वो किस तरह से मेजरेबल है, आप अगर ये सेट फॉर ईच अल्फ़ा, अगर ये वाला सेट जो है वो मेजरेबल प्रूव कर देते हैं तो बेसिकली ये सेट इन सेट्स का यूनियन है। अच्छा जी, अब ये आपके पास जो सेट्स हैं, ये वाला सेट मेजरेबल सेट है, ये वाला सेट ये भी मेजरेबल सेट है, तो इस वजह से इन दोनों सेट्स का यूनियन भी मेजरेबल होगा, तो एज अ रिजल्ट ये मेजरेबल फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करेगा और आपका एफ जो है वो मेजरेबल हो गया। तो आपने थ्योरम 1.10 जो है उसको प्रूव कर दिया जी। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट आपका थ्योरम 1.11 उसको देखते हैं। Let f and g are extended real valued measurable functions and alpha a fixed number, then their sum of these two extended real valued function। ठीक है जी, इसमें जो प्रीवियस रिजल्ट था 1.6 जिसको आपने प्रूव किया था उसमें वो रियल वैल्यूड फंक्शंस थे, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं थे। यहाँ पे f एंड g बोथ आर एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन,
तो f plus g will be measurable provided that we define some f plus g to be alpha whenever it is of the form इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अगर है तो आपके पास आप इसको डिफाइन करेंगे f प्लस जी को अल्फ़ा। अच्छा, इसमें अब आप D1 जो है वो सेट बनाते हैं x फ्रॉम D सच दैट f of x is equal to पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड g of x is equal to नेगेटिव इन्फिनिटी। एंड लगा हुआ था तो इस तरह से ये दो सेट्स का इंटरसेक्शन हो गया, f of x is equal to प्लस इन्फिनिटी इंटरसेक्शन x फ्रॉम d such that g of x is equal to नेगेटिव इन्फिनिटी। ऐसे ही आप जो है वो D2 एक और सेट बना देते हैं जिसमें यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी और g के साथ आप प्लस इन्फिनिटी जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है वो लगा देते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से ये भी दो सेट्स जो है उनका इंटरसेक्शन हो गया नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ। अच्छा, जब ये अभी आपने प्रूव किया है कि ये दो सेट, बल्कि ये आपने वो अल्फ़ा वाला जो था जिसमें एक्सटेंडेड रियल नंबर था, जो पुराना रिजल्ट जिसको अभी हमने रिकॉल भी किया था, तो उसी रिजल्ट के रेफरेंस से ये D1 और D2 जो है ये मेजरेबल सेट्स हो गए। ठीक है जी। अब आपके पास ये जो f प्लस जी जो है इज गिवन टू बी कांस्टेंट फंक्शन ऑन D1 यूनियन D2। अब उसके आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये लगाई थी कि डिफाइन f प्लस जी टू बी अल्फा व्हेन एवर इट इज़ ऑफ द फॉर्म दिस। तो इस वजह से अब इसके ऊपर वो क्या हो गया जी, कांस्टेंट हो गया, अल्फा हो गया। देयरफॉर इन मेजरेबल सेट्स जो है f प्लस जी जो है वो मेजरेबल हो गया ऑन D1 यूनियन D2। ये जो दो सेट्स थे आपके पास ये वाले जो कि मेजरेबल थे, ये भी मेजरेबल था, ये भी मेजरेबल, तो D1 मेजरेबल हो गया। ऐसे D2 जो था ये भी इसकी मेजरेबिलिटी और इंटरसेक्शन इसकी मेजरेबिलिटी से मेजरेबल है, उनका यूनियन भी मेजरेबल हो गया। तो इस तरह से f प्लस जी जो कि इनके ऊपर इन दो सेट्स का जो यूनियन है इसके ऊपर अल्फा है। क्यों इसके ऊपर वो डिफाइन किस तरह से हो रहा है जी, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। जैसे यहाँ पे है एक पॉजिटिव इन्फिनिटी f तो दूसरा नेगेटिव इन्फिनिटी, f नेगेटिव इन्फिनिटी तो ये वाला पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है जी। तो अगर ऐसा था तो फिर आपने क्या किया कि इसको अल्फ़ा जो है बना देते हैं, कांस्टेंट बना देते हैं। तो यहाँ पे f प्लस जी जो है उस एक कांस्टेंट फंक्शन अल्फ़ा बन गया है। और ये सेट्स जो हैं दोनों D1 यूनियन D2 ये दोनों मेजरेबल सेट्स हैं। ठीक है जी। अब आपका f प्लस जी जो है मेजरेबल हो गया ऑन D1 यूनियन D2। ठीक है जी। मोर ओवर अब आपके पास f प्लस जी की रिस्ट्रिक्शन जो है ऑन दिस मेजरेबल सेट D जो उसकी डोमेन थी, इसको भी आप जो है मेजरेबल, बल्कि ये आपके पास पुराना जो रिजल्ट है आपके पास 1.6 उसमें आपको पता है, उसमें आपने रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात की थी। ठीक है। तो आपने इसमें प्लस इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी वाली सारी पॉसिबिलिटीज़ निकाल दी हैं, बाकी ये रियल वैल्यूड रह गए हैं, तो रिस्ट्रिक्शन बन गई। ठीक है जी। इस पार्ट के ऊपर ये एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन बन रहा था अगर आप देखते तो, अब आपने इसको इसमें से निकाल दिए तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो ये आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन के फॉर्म में आ गया, तो वो भी जो है वो मेजरेबल हो गया जी। ओके जी। तो इस तरह से आपके पास f प्लस जी जो है ऑन दिस सेट restricted to D minus union of D1 and D2 on this smaller domain, restriction of f plus g जो है वो अब आपके पास मेजरेबल हो गई। और फिर आप क्रॉलरी जो है 1.8 को यहाँ पे यूज़ कर लें, इसको देख लेते हैं। 1.8 क्रॉलरी क्या थी जी, 1.8 ये थी आपके पास क्रॉलरी कि अगर आपके पास D एंड E जो है मेजरेबल सेट्स हैं और F जो है अ फंक्शन विद डोमेन जो है इनका यूनियन है, तो F विल बी मेजरेबल। ठीक है जी। वहाँ पे आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, इफ़ एंड ओनली इफ इट्स रिस्ट्रिक्शन टू D एंड E आर मेजरेबल। तो वहाँ भी आपने उसकी रिस्ट्रिक्शन को जो है दोनों के ऊपर अलग अलग जो है वो आपने इसको मेजरेबल प्रूव कर दिया है। ठीक है जी। ये आपके पास है कि f प्लस जी जो है वो D1 यूनियन D2 के ऊपर भी मेजरेबल है, और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया फिर भी मेजरेबल हो गया, और ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया D माइनस D1 यूनियन D2 तो भी मेजरेबल हो गया। तो इस तरह से उसकी दोनों रिस्ट्रिक्शन जो है वो मेजरेबल हैं। तो इस तरह से ये आपकी पूरी जो डोमेन है
एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, इसके ऊपर वो इन्फिनिटीज़ दे रहा था। तो अब पूरा एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन एज अ होल जो है वो मेजरेबल हो गया, ठीक है। पहले आपने उसके दो हिस्से कर दिए, जहाँ पे इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी दे रहा था वो अलहदा कर दिया, और बाकी रिस्ट्रिक्शन को भी मेजरेबल प्रूव कर दिया क्योंकि वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन टाइप बन गया था। और यहाँ पे जो था D1 यूनियन D2 डोमेन, इसके ऊपर भी आपने उसको मेजरेबल प्रूव कर दिया। तो अब दोनों रिस्ट्रिक्शंस चाहे इस पे उसको देखें चाहे इस पे देखें, दोनों रिस्ट्रिक्शंस जो है उसकी मेजरेबल हैं, तो इसका मतलब आपका फंक्शन जो है एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन f प्लस जी जो है वो मेजरेबल हो गया जी। ओके, नेक्स्ट जो है कि इन जनरल इफ f and g are extended real valued measurable functions, then the measurability of this sum f plus g, this follows from the following equation and algebra of measurable sets, ठीक है जी। इसमें बेसिकली और कुछ नहीं, सिर्फ इसकी इंजीनियरिंग ये की है कि f प्लस जी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा जो है, इस सेट को इस तरह से लिखा है कि सबसे पहले तो उससे इंटरसेक्शन ले लिए कि f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन r। जब इसको ग्रेटर देन r किया है और r जो है वो कि रैशनल नंबर है, तो साथ ही उसने क्या किया जी, g ऑफ x इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस r। तो इस तरह से जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी जो हैं इंटरसेक्शन के साथ यूज़ होंगी, तो ऑटोमेटिकली f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा बन जाएगा। और यूनियन, अब आपने क्या किया जी कि f ऑफ x शुड बी इन्फिनिटी, और ये केस निकाल दिया ताकि आपके पास ग्रेटर देन अल्फ़ा वाली कंडीशन सेटिस्फाइड रहे। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी वाला हिस्सा जो है इसको निकाल दिया। ऐसे ही जब g ऑफ x इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी है तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी वाला उसने पॉसिबिलिटी को इसमें से रिड्यूस कर दिया। तो इस तरह से आपके पास सूरत हाल ये बन गई कि ये सारे सेट जो थे ये मेजरेबल थे अलग-अलग से, उनके यूनियंस, उनके इंटरसेक्शन, उनके डिफरेंस, एवरीथिंग इज़ मेजरेबल। तो ये वाला सेट मेजरेबल हो गया। तो इस तरह से आपका फंक्शन f प्लस जी जो कि एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन था वो भी मेजरेबल हो गया। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है 1.12, any extended real valued function defined on a set of measure 0 is measurable. ओके जी, let f be an extended real valued function defined on a measurable set d। अच्छा जी, उसमें मेजर ऑफ t जो है विच इज़ लिबैग आउटर मेजर m स्टार, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और उसके बाद एक सेट उसने d1 बनाया है x from d such that f of x is greater than 0। now this set is measurable for any alpha belonging to R। उसकी रीज़न क्या है कि d1 जो है, d1 दिस इज़ अ सबसेट ऑफ d जो था उसमें से आपने वो वाले x अलग कर लिए हैं जिनका f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन अल्फ़ा है। तो बीइंग अ सबसेट ऑफ मेजर 0, ठीक है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली ये लिबैग मेजर की ही बात कर रहे हैं, इसलिए उसने m और m स्टार जो है वो यहाँ पे उसने एक्सक्लूसिवली लिखा है। तो बेसिकली आपके पास मोनोटोनिसिटी होती है इस लिबैग मेजर के अंदर, लिबैग आउटर मेजर के अंदर। तो इस वजह से आपके पास अगर d का मेजर 0 है d का, तो मेजर ऑफ d1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली मेजर ऑफ d1 जो है वो भी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब आपने ये भी प्रूव किया हुआ है कि एवरी सबसेट जो है ऑफ मेजर 0 जो है वो मेजरेबल है। तो इस वजह से आपका ये वाला सेट जो है वो एक मेजरेबल सेट बन गया, जिसकी वजह से आपका f जो है वो एक मेजरेबल फंक्शन बन गया। और दूसरा उसमें आप डायरेक्टली जो है वो कंप्लीटनेस जो है इसकी m की वो भी यूज़ कर सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ मेजर 0 इज़ मेजरेबल। अगर आपको याद हो तो उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, वैसे मुझे लग रहा है कि यही था कंप्लीटनेस की, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हो तो इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है, इसको कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पे इसने उसको भी यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो पहले हमने कभी इसको शायद कहीं डिस्कस किया भी हो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं BS4 में शायद या किसी और जगह, उसमें मैं ये बता देता होता हूँ यूजली कि प्रॉपर्टी इज सेट टू होल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगर डोमेन के जिस हिस्से पे वो फेल हो रही हो उसका मेजर 0 हो, तो हम कहते हैं कि इस डोमेन पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो है वो प्रॉपर्टी जो है सर्टेन प्रॉपर्टी वो होल्ड करती है, ठीक है जी। जैसे अब उसने उसको आगे जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया। जैसे सेकंड में इसने लिख दिया हुआ है
कि the two functions f and g with the same domain are equal almost everywhere. दो फंक्शंस हैं f और g, वो ऑलमोस्ट इक्वल होंगे एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल होंगे। और इसको a डॉट ई के साथ लिखा जाता है f इज इक्वल टू जी a डॉट ई। इसका मतलब है कि f इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है कि उस डोमेन के ऊपर जो है वो एक दूसरे से डिफर कर भी सकते हैं, लेकिन अगर उन पॉइंट्स का सेट बनाया जाए जिनके ऊपर वो डिफरेंट हैं, f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उसका मैयर ज़ीरो होना चाहिए। अगर इस तरह से हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है f जो है वो डिफ़ाइन करते हैं r के ऊपर कि f ऑफ x जो है इज़ इक्वल टू x when x is an irrational number and f of x is equal to 0 when x is a rational number। एक और दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं g of x is equal to x when x is an irrational number and g of x is equal to square root of x when x is a rational number। अब ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है उसके ऊपर बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हैं दोनों, लेकिन सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के ऊपर f ऑफ x इज इक्वल टू x है, g ऑफ x इज इक्वल टू x है। तो जिसके ऊपर ये डिसएग्री कर रहे हैं, जिस पे जो है एक जो है उसकी वैल्यू, अब मुझे f की नहीं पता, मैंने क्या शायद 0 कही या कुछ और g ऑफ x जो है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ x था, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है उसका मैयर 0 होता है। तो अभी इन दोनों फंक्शन को जो अभी मैंने बताए हैं, इनको हम कहेंगे कि दीज फंक्शंस आर इक्वल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि जहाँ पे ये इक्वल नहीं है वो क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और उसका मैयर 0 होता है। ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट जो है आपके पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो नहीं, सॉरी, एग्जांपल है। उसने दो फंक्शंस डिफाइन किए हैं और बिल्कुल मेरे ख्याल में उसी पैटर्न पे ही आ गए हम जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि रैशनल और इरेशनल के साथ। एक उसने फंक्शन जो है f डिफाइन किया है फ्रॉम r टू 1 2। उसने कहा ये f ऑफ x 1 है जब x जो है आपका इरेशनल नंबर है, और 2 है इफ़ x इज़ अ रैशनल नंबर। ओके जी। अब आप कह सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन r, बिकॉज जिसके ऊपर वो 1 नहीं है उसका मैयर क्या है, सेट ऑफ रैशनल्स का, वो 0 है। ऐसे एक दूसरा भी आप कह सकते हैं, बेशक इसमें वैल्यूज़ 1 भी आ रही हैं, 2 भी आ रही हैं, 1 भी आ रही हैं और 2 भी आ रही हैं। आप कह सकते हैं कि f इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन r, क्योंकि जहाँ पे ये वैल्यू चेंज करता है उसका मैयर क्या है, 0। अदरवाइज रैशनल्स जो हैं उनके ऊपर तो ये 1 ही वैल्यू दे रहा है, इरेशनल्स के ऊपर तो ये 1 ही वैल्यू दे रहा है। रैशनल्स के ऊपर ये 2 देता है, 1 से एक अलहदा किस्म की वैल्यू, जो कि रैशनल्स का मैयर जो है वो 0 है। ऐसे ही एक और फंक्शन उसने डिफाइन किया है, यहाँ पे मेरे ख्याल में g उसने लिखना था लेकिन उसने f लिख दिया है। g फ्रॉम r टू r, g ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ x इज irrational number और g of x is equal to x if x is a rational number। तो इस तरह से आपके पास उसने यानी कि irrational के ऊपर वही वैल्यू है जो f दे रहा है, यहाँ पे उसकी जो रैशनल्स के ऊपर वैल्यू है वह 2 है, यहाँ पे रैशनल्स पे वैल्यू उसकी वही रैशनल है जो आप उसमें इनपुट करेंगे। तो हालांकि ये काफ़ी डिफरेंट है, अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो दे आर वेरी डिफरेंट, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीवेयर की सेंस में दे आर इक्वल। f इज इक्वल टू g, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा f इज इक्वल टू g ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि जहाँ पे वो इक्वल नहीं है उसका मैयर है q का, जो कि इक्वल टू 0 है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास उसने एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन बनाया है, डिफाइन f फ्रॉम r टू extended real number system by f of x is equal to 5 if x belongs to irrationals and f of x is equal to infinity if x belongs to rational, then f is almost everywhere finite। ठीक है जी। x जो है almost everywhere finite, क्योंकि वो rationals के ऊपर infinity दे रहा है और rationals का मैयर 0 होता है। अब देख लें कितने बड़े सेट के ऊपर वो infinity दे रहा है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि f is almost everywhere finite। ठीक है जी, क्योंकि जिसके ऊपर वो इन्फिनिटी बन रहा है उसका मैयर जो है वो 0 है। इसी तरह आपके पास कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर है,
कि आपके पास एफ एन जो है इज़ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, और सारे जो है किसी सेट ई के ऊपर जो है वो डिफाइंड हैं। हम कहेंगे जी कि दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस converges almost everywhere to a function f if the set of points where fn does not converge to f, अगर उसका मैयर देखा जाए उस सेट का जिसके ऊपर कन्वर्जेंस नहीं हो रही, तो उसका मैयर जो है वो ज़ीरो हो। तो ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपका जो भी वो प्रॉपर्टी है, सर्टन प्रॉपर्टी, वो फेल हो रही है उस सेट के ऊपर जिसका मैयर ज़ीरो है, तो फिर हम कहेंगे ऑलमोस्ट एवरीवेयर ठीक है, ये इट होल्ड्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। if it fails, the measure of that particular set is 0. ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास 1.15 है, let f and g be extended real valued measurable functions which are finite almost everywhere, then their sum is measurable। तो आपके पास f और g दो extended real valued measurable functions हैं जो कि almost everywhere finite भी हैं, तो आपने प्रूव करना है कि उनका सम जो है वो भी एक measurable function है। अच्छा जी, अब आपने इसमें प्रूफ में D1 और D2 जो हैं वो वही पुराने सेट बनाने हैं कि D1 जो है वो ये है कि F जो है वो आपका अगर इन्फिनिटी दे रहा है, इंटरसेक्शन G जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी दे रहा है, ऐसे ही जो सेट आपका D2 है उसमें F जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी एंड आपका जो है वो G जो है वो इन्फिनिटी दे रहा है। तो ये वही पुराने सेट हैं D1 और D2। और इसके अलावा इसमें था कि ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर फाइनाइट है, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाता है इफ़ दे आर फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो जिनके ऊपर ये इनफाइनाइट आ रहे हैं उनका मैयर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मैयर ऑफ D1 इज़ इक्वल टू मैयर ऑफ D2 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, अभी D1 जो था आपके पास, अगर चले इसको हम पीछे से जाके एक नज़र देख भी लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये वाला सेट था कि D1 जो था उसमें क्या था जी कि आपका x जो है f ऑफ x जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, g ऑफ x जो था वो नेगेटिव इन्फिनिटी था। तो इन दो सेट्स जो था इनका इंटरसेक्शन था, तो इसका मतलब है कि इसका मैयर क्या होगा जी, ज़ीरो। ठीक है, ऐसे D2 का मैयर भी ज़ीरो। तो इस तरह से इन दोनों सेट्स जो हैं D1 और D2 जो है इनके मैयर आपके पास है ज़ीरो। तो अब यूनियन जो है आपके पास, यूनियन का मैयर जो है अगर इस सेट डिसजॉइंट नहीं भी है तो मैयर ऑफ यूनियन जो है वो लेस देन इक्वल टू मैयर ऑफ D1 प्लस मैयर ऑफ D2 होगा, जो कि 0 प्लस 0 ज़ीरो हो गया। तो इस तरह से इनके यूनियन का मैयर भी ज़ीरो हो गया जी। अब आपके पास अगर इनके यूनियन का मैयर ज़ीरो है तो अब जो भी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन किसी ज़ीरो मैयर के सेट के ऊपर डिफाइन होगा वो मैयरेबल हो जाएगा। तो इस तरह से f प्लस जी इज़ मैयरेबल ऑन D1 यूनियन D2। और फाइनली आपका ये जो सम है इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है f प्लस जी, इट विल बी मैयरेबल ऑन दिस सेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम D ऑफ D1 यूनियन D2। तो इस तरह से आपके पास आपने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट जो है आपके पास लेट f बी अ मैयरेबल फंक्शन विद f is equal to g almost everywhere, then g is also measurable। कि आपके पास दो फंक्शन हैं, उनमें से एक की मेजरेबिलिटी जो है वो आपको नोन है और दूसरा फंक्शन ऐसा है कि वो बिल्कुल प्रीवियसली नोन फंक्शन जैसा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जैसे आपके पास ऊपर दो फंक्शंस थे ये वाले, ये f और ये g, दे वर इक्वल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो अगर आपके पास एक फंक्शन जो है उसकी मेजरेबिलिटी गिवन हो तो दूसरा भी आपके पास मेजरेबल होगा। यही जो है इस रिजल्ट में आपने प्रूव करना है कि f जो है वो मेजरेबल है और इज इक्वल टू g है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अ सेट d, देन g इज़ मेजरेबल। तो अब आप वो सेट बनाते हैं जिसके ऊपर वो दोनों जो हैं इक्वल नहीं हैं, यानी कि f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू g ऑफ x, इज़ डिफरेंट फ्राम g ऑफ x। तो बाय ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है जी, इसका मैयर ज़ीरो हो गया। देन बाय हाइपोथेसिस ई इज़ मैयरेबल विद ज़ीरो मैयर, और ज़ीरो मैयर का सेट जो होता है वो मैयरेबल होता है। ओके जी, फर्दर डी डिफरेंस ई इज़ ऑल्सो मैयरेबल, क्यों, डी भी मैयरेबल है और ई भी मैयरेबल है। तो इस तरह से ये सेट भी मैयरेबल हो गया, बीइंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ मैयरेबल सेट। ठीक है जी, रीज़न भी उसने लिखी हुई। नाउ फॉर अल्फा फ्रॉम आर, अगर आप ये वाला सेट बनाते हैं x फ्रॉम d g ऑफ x इज ग्रेटर दैन अल्फा, तो ये दो सेट्स का यूनियन बन जाएगा। एक
कि आपका x बिलोंग्स टू d माइनस ई जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फ़ा, और दूसरा जो है यूनियन x फ्रॉम ई जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फ़ा। ठीक है जी, एक आपके पास e है, दूसरा जो है वो d माइनस ई है। अच्छा जी, अब इस सेट के ऊपर जो है d माइनस ई के ऊपर g जो है वो f है, और f जो था वो मेजरेबल था, तो ये सेट मेजरेबल हो गया। ठीक है जी, ये वाला सेट जो आपके पास लिखा हुआ है कि x belonging to d g of x greater than alpha is equal to the union of this set which is measurable due to measurability of f measurable था, ये सेट measurable हो गया। अच्छा जी, यूनियन x from e such that g of x is greater than alpha, इसको आप अलहदा से देखना पड़ेगा। अच्छा, the first set on the right hand side right hand side is measurable as f is measurable on t माइनस सी। ठीक है जी, वो f की मेजरेबिलिटी की वजह से हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। f मेजरेबल है, तो आप जब भी ये सेट बनाएंगे जितने मर्जी इसमें एलिमेंट रखें, f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फ़ा वाला सेट हमेशा मेजरेबल होगा। ओके, द सेकंड सेट, दिस वन, x from e such that g of x is greater than alpha is measurable as x belongs to e g of x greater than alpha is a subset of e। तो ये क्यों मेजरेबल हो गया जी? इसकी रीज़न ये है कि दिस इज़ अ सबसेट ऑफ अ सेट विद मेजर ज़ीरो। तो इस तरह से ये दो मेजरेबल सेट्स का यूनियन होने की वजह से ये सेट मेजरेबल हो गया। इट मीन्स दैट सेट सॉरी फंक्शन g जो है इज़ ऑल्सो मेजरेबल। ओके, नेक्स्ट अब रिमार्क्स हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा या फिर मैं आपको बता देता हूँ। ओके, थ्योरम 1.16 होल्ड्स फॉर एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी। अभी जो आपने प्रूव किया है, आपने इसको शायद एक्सटेंडेड का वर्ड नहीं लिखा था, तो इसको इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। एक्सटेंडेड के लिए उसने यही कहा है कि दिस होल्ड्स फॉर एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस एज वेल। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम 1.15, ठीक है जी, वो ये वाला थ्योरम था कि अगर एफ एंड जी आर एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड measurable functions which are finite almost everywhere then their sum is measurable। तो उसकी बात कर रहा है, उसको भी देख लें कि in theorem 1.5 when we restrict f plus g to d minus d1 union d2, तो ये आपके पास इज इक्वल टू f प्लस जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके ऑन d हो जाएगा, क्योंकि इसका सेट जो है वो सॉरी इसका मेजर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। when f plus g restricted to this which is almost everywhere is defined and measurable, then measurability of f plus g follows at once। तो थ्योरम 1.6 जो भी आपने प्रूव किया था कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर आपके पास जो है एफ इज इक्वल टू जी हो, और उसमें से f जो है वो मेजरेबल हो, तो आपके पास g भी मेजरेबल होगा। तो इसमें आपके पास दो फंक्शन हैं, f प्लस जी एक होल डोमेन के ऊपर और f प्लस जी एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के ऊपर, और वो दोनों इक्वल हैं जैसे ये लिखा हुआ है। f प्लस जी जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन और f प्लस जी दे आर इक्वल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। रीज़न क्या है? जिस पे नॉन इक्वल है उसका मेजर जो है वो ज़ीरो है। तो इस वजह से अब दे आर मेजरेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, उसकी सॉरी आपके पास ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल होने की वजह से एक मेजरेबिलिटी जो है एफ प्लस जी की, वो एक्सटेंडेड जो है एफ प्लस जी उसकी मेजरेबिलिटी को भी गारंटी कर देगी। नेक्स्ट है जी आपका रिमार्क 3, लेट एम बी द सेट ऑफ रैशनल्स एंड एल बी द सेट ऑफ सॉरी एम बी द सेट ऑफ इररेशनल्स एंड एल बी द सेट ऑफ रैशनल्स। आपके पास क्लोज इंटरवल 0-1 में उसने उसकी पार्टीशन कर दिए, 0-1 इंटरवल में से जो रैशनल्स थे उनको उसने एल से रिप्रेजेंट कर दिया है, इररेशनल्स को एम से कर दिया है। अब ये जो क्लोज इंटरवल 0-1 है इसका मेजर जो है वो 1 है, और ये दो डिसजॉइंट सेट्स के यूनियन की इक्वल है, तो इसका मेजर जो है दोनों के अपने अपने मेजर के सम के इक्वल हो जाएगा। उसमें मेजर ऑफ एल जो है रैशनल्स का वो 0 हो गया, तो मेजर ऑफ एम जो है वो 1 हो गया। अच्छा जी, अब एक फंक्शन जो है वो डिफाइन करता है f, और ये बड़ा फेमस फंक्शन है, इसको आपने
कैलकुलस में पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने डिरिख्ले फंक्शन और एक और था थॉमे फंक्शन या पॉपकॉर्न फंक्शन के नाम से आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है जी, डिरिख्ले फंक्शन ऐसा था जो कि हर रैशनल के ऊपर, हर इरेशनल के ऊपर डिसकंटिन्यूअस था। ठीक है जी, जबकि जो थॉमे फंक्शन था वो हर इरेशनल के ऊपर कंटिन्यूअस था और हर रैशनल के ऊपर डिसकंटिन्यूअस था। तो ये आपका वही मशहूर जो है वो डिरिख्ले फंक्शन है। देन एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि जहाँ पे ये वन होता है आपका, वो हैं रैशनल्स ऑफ द क्लोज इंटरवल 0 1 और उनका मैयर 0 होता है। फर्दर द कांस्टेंट फंक्शन विद वैल्यू 0 इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन बट एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस। ओके जी, अब आपके पास अगर कांस्टेंट फंक्शन आप लेते हैं जो कि 0 होता है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ओवर द होल इंटरवल 0 1, तो कांस्टेंट फंक्शन सारे ही कंटिन्यूस होते हैं। तो पर्टिकुलरली अब उसमें ये केस है कि जब आप कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं जो ज़ीरो हो, तो ये इसमें लिखा हो कि द कांस्टेंट फंक्शन विद वैल्यू ज़ीरो इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। लेकिन एफ हालांकि ऑलमोस्ट एवरीवेयर ज़ीरो है, एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लेकिन दिस एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी जो है इसमें नहीं है। ठीक है जी, दस वी कंक्लूड दैट, यहाँ से उसने कंक्लूजन का निकाला कि दैट इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस एंड एफ इज़ इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कि अगर एफ कंटिन्यूस है और एफ इज़ इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, तो यहाँ से गारंटी नहीं मिलेगी कि जी भी कंटिन्यूस है, जैसे कि इस केस में है। कांस्टेंट फंक्शन ज़ीरो जो है वो कंटिन्यूस होता है, एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, नॉन ज़ीरो या वन कहाँ पे है, रैशनल्स पे जिनका मैयर ज़ीरो है। तो एफ ऑफ एक्स इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल टू द कांस्टेंट फंक्शन ज़ीरो। कांस्टेंट फंक्शन ज़ीरो कंटिन्यूस है लेकिन एफ जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, तो इसलिए अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाली प्रॉपर्टी जो है, अब यहाँ पे उसने एक समझ लें कि मेजरेबिलिटी के साथ ही उसने कंटिन्यूटी की तरफ चला गया। कि मेजरेबिलिटी में तो था कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक जैसे हैं, तो एक की मेजरेबिलिटी दूसरे की गारंटी करती है, ऊपर आपने इसकी बात की। लेकिन कंटिन्यूटी में ऐसा नहीं है कि अगर दो फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक जैसे हैं और एक कंटिन्यूस है, तो वहाँ से हरगिज़ आप ये राय नहीं दे सकते फौरी तौर पे कि दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। द फंक्शन एफ इज़ यूजुअली कॉल्ड डिरिख्ले फंक्शन। ठीक है जी, आप लोग इसके नाम से फेमिलियर हैं। नेक्स्ट आपका रिमार्क 4 जो है, उसमें उसने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया है फ्रॉम आर टू द सेट 0 1, जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है जब एक्स जो है आपका इरेशनल है, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है जब एक्स जो है आपका रैशनल है। तो इस तरह से ज़ीरो जिनके ऊपर है उसका मैयर ज़ीरो हो गया, तो एफ जो है 1 हो गया ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन आर। अब कांस्टेंट फंक्शन अगर 1 लिया जाए तो वो मैयरेबल होगा। तो यहाँ से जो आपका ये फंक्शन है, ये जो ऊपर आपने डिफाइन किया है, इसकी मैयरेबिलिटी भी आपके पास गारंटीड है, बिकॉज दिस इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल टू द कांस्टेंट फंक्शन 1। और आपने ये रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ऐसा हो कि एक फंक्शन मैयरेबल है और दूसरा ऑलमोस्ट एवरीवेयर उसके इक्वल हो, तो मैयरेबिलिटी कम से कम जो है वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, अब दूसरा फंक्शन उसने डिफाइन किया है जी फ्रॉम आर टू सेट 0 1। जी ऑफ एक्स जो है सिंपली मेरे ख्याल में उसने वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया है। अब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया अगर एक्स जो है वो इरेशनल है, और 1 हो गया अगर एक्स जो है वो रैशनल है। अब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन आर, और 0 जो है बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन मैयरेबल, दस अगेन आपका जो है वही थ्योरम जो ऊपर यूज़ किया है कि एक मैयरेबल है दूसरा ऑलमोस्ट एवरीवेयर उसी जैसा है, तो वो भी मैयरेबल होगा, तो वो दोबारा से आपके पास मैयरेबल हो गया। तो इसको यहाँ तक आप रखें फिर। ओके जी, आज के लिए इतना ही। इसको पढ़िएगा, समझिएगा, इसको अच्छी तरह से अपना कॉन्सेप्ट जो है मैयरेबल फंक्शन का उसको क्लियर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, कामयाब करे।